everyone. I think lot of things we have heard. बहुत सारी चीजें हमें समझ आ गई हैं कि क्या हमें जो मैडम का प्रेजेंटेशन था that was full of every information कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. And डॉक्टर दीपिका also explained very well कि हमें किस तरह की डाइट प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए. तो अगर अब मैं बात करूं कुछ क्रोनिक डिजीजेस की, जैसे कि अगर हम कहें कि प्रेगनेंसी इज ए हैप्पी लाइफ का इशू है, सो देयर इज ए अगेन लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द डाइट. पर जब कोई भी बीमारी आ जाती है किसी भी तरह की जिसमें हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो उसको हम कैसे डील करें, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं. तो मेन फोकस इज टीबी, HIV and post surgery patients. So first thing is why diet is important in TB. तो TB एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी एक इन्फेक्शन डिजीज बीमारी है जो कि सभी ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की होगी अपने आसपास. बहुत सारे लोगों को टीबी एक ऐसा है कि जिसको कहते हैं कि हर किसी के शरीर में लेटेंट रूप में एक टीबी का बैक्टीरिया कीटाणु पड़ा होता है और कभी भी किसी भी फॉर्म में कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो एक्टिव हो जाता है. तो कितनी सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और इंडिया इज द कैपिटल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस टीबी मुक्त भारत के लिए लगे हुए हैं, बिकॉज ये बीमारी है और ये इन्फेक्शन डिजीज है, एक दूसरे से फैलती है, हवा के कीटाणुओं में मिलने के कारण फैलती है. तो उसकी वजह से जो है इसका में डाइट का बट क्या रोल है. सो टीबी का जो है ना एक विशेष साइकिल होता है. जैसे कि जो अगर आप देखेंगे ना तो टीबी किसको होती है, टीबी लोअर क्लास लोगों को बहुत ज्यादा होती है, जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो लोगों की प्रॉपर डाइट नहीं होती, मैल नरिश होते हैं, मजदूर लोग, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग, भीड़ भाड़ में जो रहते हैं, एक कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको होती है. तो ऐसे ही पुअर न्यूट्रिशन, अगर हम इस सर्कल को देखें तो अंडर न्यूट्रिशन वाले लोग जो है इम्पेयर्ड सेल मीडिएट इम्यूनिटी, उनकी सेल की इम्यूनिटी कम हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, फिर एनोरेक्सिया, इन्फ्लेमेशन और बहुत सारे जो है टॉक्सिन्स जो है वो डिजोल्व बॉडी में अंदर आ जाते हैं. तो उल्टा है, मेल नरिश्ड है तो टीबी हो सकती है और टीबी के कारण मेल नरिशमेंट हो जाता है. तो इसलिए इस सर्कल को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर मैं बात करूं जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम की, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि या कुछ को पता होगा, जो गवर्नमेंट का जो एक टीबी का जो प्रोग्राम है बहुत ही रोबस्ट प्रोग्राम चल रहा है आजकल. और इसमें जितना भी जो है पोषण का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा दिया गया है, क्योंकि गरीब लोग होते हैं या उनको सबको सरकार की तरफ से या एक निक्षय मित्र योजना है जिसमें कि हम पेशेंट्स के साथ, एक पेशेंट के साथ एक नॉर्मल पर्सन को जोड़ देते हैं जो उसके पोषण का ख्याल रखता है. तो पौष्टिक आहार टू ऑल टीबी पेशेंट, ये एक संदेश है जो कि हर टीबी के मरीज को के पास होना चाहिए. पोषण फॉर ऑल और ईच वन अडॉप्ट वन और मोर टीबी पेशेंट. तो कोई भी व्यक्ति अडॉप्ट करता है एंड बहुत सारे हैं, मतलब आप बात करेंगे कि वर्ल्ड में वी आर नंबर 1 की, जिसमें जो है हमने एक निक्षय मित्र योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई थी और NTEP प्रोग्राम ने इनिशिएट की, तो उसमें जो है हर टीबी के मरीज को, क्योंकि टीबी ऐसी बीमारी है जिसके कारण कि वो लोगों का काम छूट जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो काम करने लायक नहीं रहते या घर में सपोर्ट नहीं होता, तो कि खाना है नहीं इसलिए नहीं खा पा रहे हैं, तो वो खाने का सामान मंथली बेसिस पर उनको दिया जाता है. So this is the sort of the healthy diet, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे same happens with the HIV patients. दोनों में ही इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और दोनों में ही जो माइल नरिशमेंट है और वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है. जो क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें बिल्कुल समझाया जाता था कि आप जो है अगर कोई मरीज आपके ओपीडी में घुस रहा है तो आप उसे देखकर पहचान सकते हैं कि वो टीबी का है या उसको कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी है, क्योंकि वो बिल्कुल कैथेक्सिक होते हैं, मांस हड्डी का ढांचा बन के रह जाते हैं. सो डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम को जो वीक हो गया है उसको इम्प्रूव करती है. हीलिंग और टिश्यू रिपेयर, क्योंकि जो सारा मांस है वो हट गया है बीमारी की वजह से, तो डाइट बहुत बड़ा एक काम करती है उसमें जितनी भी टिश्यू को रिपेयर करने का. वेट मेंटेनेंस, गेन, अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो वेट गेन कैसे होगा, तो दवाइयों के साथ साथ खाने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इसी वजह से वो माइल नरिशमेंट को हटाती है. सो जो अगर जो है जो जितनी भी रिक्वायरमेंट उसमें मेल न्यूट्रिशन की हो गई है, कम हो गई है, तो अगर हम दवाइयों के साथ अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो हीलिंग जल्दी होती है दोनों ही पेशेंट्स में, टीबी हो, HIV हो, किसी भी क्रोनिक इलनेस की बात करें. डाइट के प्रिंसिपल सबको पता है कि वन डाइट इज नॉट दैट वन फिट्स फॉर ऑल.
ये एक क्वेश्चन को, ये इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कहते हैं ना, अभी भी मैडम ने इतनी सारी चीजें बताई और कोई किसी को चंक पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो सिर्फ पसंद ही नहीं, परंतु आप एक तरह से उसको वो नहीं कर सकते कि एक तरह की डाइट जो है हर किसी को सूट हो जाएगी, या उसको उसी तरह के, हमें अगर गरीब है तो उसकी डाइट में हमें उसी तरह की चीजें इंक्लूड करके बतानी पड़ेंगी। मैं उसको, गरीब व्यक्ति को नहीं बता सकती कि तुम कीवी खाओ और एवोकाडो खाओ। सो दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट है कि आपकी जितनी भी डेली रूटीन की चीजें हैं आप उसको कैसे खा सकते हैं, और किसी की किस तरह की एलर्जीज को ध्यान में रखना होता है। सो फिर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज पर डिपेंड करती है, अदर हेल्थ कंडीशंस पर, एज है, जेंडर है, और किस तरह की और कॉमोर्बिडिटी है, उस पर भी डाइट आपकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट होती है डिफरेंट पेशेंट्स के लिए। तो कॉन्सेप्ट यही है कि डाइट जिसमें कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और दालों का, लेग्यूम्स का या स्प्राउटेड का, इन सब का जो है पूरी तरह से कॉम्बिनेशन हो। किसी भी तरह के, अगर जो लोग फैट, जो मीट खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, तो उसमें पता होना चाहिए कि किस तरह का हमें खाना चाहिए। फिर डॉक्टर दीपिका ने भी बताया कि जंक फूड अवॉइड करना है, और चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो कोई डिजीज हो, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट्स और एडिड शुगर, उस सबको हमें अवॉइड करना है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और स्पेशली हम जो अगर किसी भी क्रोनिक डिजीज में बताते हैं तो हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन्स का उपयोग, टीबी, एचआईवी में स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट का बहुत बड़ा योगदान है। प्रोटीन्स को मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया, जो कि मैंने उस तरह से इंक्लूड भी नहीं किया, बट नाउ आई थिंक कॉम्बिनेशन इज फुल कि आपके जो है प्रोटीन्स किस चीज में कितना ग्राम होता है। अगर मैं आपको बात करूं कि जो सरकार जो ये पोषण जो प्रोवाइड करती है हर पेशेंट को, उसमें ना पूरा 1 किलो चंक, सोया चंक जरूर दिया जाता है, 2 दालें दी जाती हैं, चावल दिया जाता है, आटा होता है और तेल होता है, ये, और शुगर, डेफिनेटली चीनी या गुड़, वो भी उसमें जो है साथ में दिया जाता है। तो ये वाला एक पोर्शन जो है वो पूरी तरह से, क्योंकि सोयाबीन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, सस्ता और अच्छा सोर्स है, एंड इसमें सबसे ज्यादा शायद प्रोटीन होता है बाकी चीजों से। अगर हम वेजिटेबल प्रोटीन की, वेजिटेरियन प्रोटीन की बात करें, तो इसको बनाने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है। डेफिनेटली उसको उबाल के कोई आप किसी भी चीज में डाल सकते हैं। इवन जो खिचड़ी बनाते हैं, हम जो पेशेंट्स को समझाते हैं कि खिचड़ी खाइए आप, बिकॉज इजीली डाइजेस्टेबल होती है, उसमें भी छोटा वाला जो चंक आता है उसको भी डाल सकते हैं, बड़ा वाला चंक भी जब वो उबल जाता है उसको भी काट के पीसेस करके डाल सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बनती है। और जैसे कि बच्चे नहीं खाते, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताती हूँ। मेरा बेटे ने जब वेट लॉस किया था तो वो सोयाबीन काफी खाता था, सोयाबीन का उसको टेस्ट भी नहीं पसंद था, परंतु उसको वो सोयाबीन को ही चाइनीज स्टाइल में बना के खाने लगा था। उसमें प्याज डाला, उसमें जैसे ये लोग पास्ता बनाते हैं तो वो उसी तरह से प्याज डाल के, कैप्सिकम डाल के, टमाटर डाल के, और उसमें थोड़ी सी सॉस डाल के, उस हिसाब से उसको सोयाबीन को बना के खाते थे। तो देयर आर डिफरेंट वेज। तो सोयाबीन, चना, पल्सेस, दालें, पनीर, मीट, फिश, और मिलेट्स की जो बात पूर्णिमा जी ने भी शुरू में कही थी, मोटा अनाज, ये हमारे हिंदुस्तान की कल्चर था, और पहले शायद लोग सिर्फ मोटा ही अनाज खाते थे। आजकल वो मिलेट्स के नाम में से थोड़ा फैंसी नाम भी लगता है, और बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, और G20 में भी सबने देखा मिलेट्स का कितना बड़ा योगदान रहा है। सो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 100 से 150 ग्राम आदमी के लिए, 80 से 100 ग्राम वीमेन के लिए। मैं टीबी की बात कर रही हूँ, क्रोनिक जो डिजीज होती है टीबी, एचआईवी, जिनको ऑलरेडी मालनरिशमेंट हो गया है, उन लोगों के लिए इतने रिक्वायरमेंट है। किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली किडनी, क्योंकि प्रोटीन को पचाना बहुत अच्छा, बहुत आसान नहीं होता है, तो और किडनी का प्रेशर भी पड़ता है, तो 15-20% कैलोरी जो उससे ज्यादा प्रोटीन से नहीं मिलनी चाहिए, जिससे कि अगर वो किडनी पर स्ट्रेस डालेंगे। चूज एक्स्ट्रा लीन पोर्क, बीफ, स्किनलेस चिकन, ब्रेस्ट, फिश एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। मतलब वही जो मैडम ने भी बताया कि जो पनीर बाहर से लाते हैं उसमें ज्यादा फैट होता है, अगर आप घर में ही पनीर निकाल के बनाए तो वो बहुत अच्छा होता है। और जो वे प्रोटीन की बात की थी मैडम ने, कि वो जो हम निकाल देते हैं उसका पानी बचता है, तो आई रिमेम्बर कि पहले जो है ना, जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी, बच्चा होने के बाद उनको वो दूध को फाड़कर उसका पानी पिलाया जाता था। वो शायद उसका वही कारण था कि उससे कहते थे कि ज्यादा दूध अच्छा होगा बच्चे के लिए। तो वो प्रोटीन का सोर्स बहुत अच्छा है, और वो दैट इज वेरी गुड। इवन आप जो है जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, हम उनको भी वही चीज बता सकते हैं कि आप उस तरह से दूध को फाड़ के अगर उसका पानी भी पीते हैं, वो जो वे प्रोटीन बनता है उसी को सुखा के बनता है, और अगर आप थोड़ा सा पानी भी, 1 कटोरी पानी पे उसको पी ले, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, या उसमें आटा लगा ले, तो दैट विल बी ए गुड सोर्स। वो सब चीजें हमें फैट्स एक्स्ट्रा एनर्जी,
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जितनी भी क्रोनिक इलनेस होती है इसमें वेट लॉस होता है। वेट लॉस है तो हमें जो है डाइट ऐसी देनी है कि हमें उसमें जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि आपको फैट कम खाना है, ओनली फैट्स को भी प्रोवाइड कराना है। डॉक्टर दीपिका ने बताया कि 4-5 चम्मच घी इज गुड। सो वो कोई आपको हार्म नहीं करता है, परंतु जो जंक फूड के थ्रू हम जो तेल और घी का जो तेल का हम जो एब्जॉर्प्शन करते हैं ट्रांस फैट का, वो बैड है। सो जो 30% डेयरी ऑफ डेली कैलोरीज फैट से मिलती है, 10% जो आपको मोनोसेचुरेटेड फैट से, जैसे कि नट्स हुए, अभी बात की थी बादाम और अखरोट, पर गरीबों का जो बादाम होता है वो मूंगफली होता है और डिफरेंट तरह की कोई भी अगर सीड्स। सो नॉट टू एडवाइज बहुत फैंसी डाइट या जो वो अफोर्ड नहीं कर सके उसके लिए नहीं, पर किसी भी तरह के, यहाँ पर मैंने कैनोला और ऑलिव ऑयल लिखा है, पर कोई भी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और जितने भी तरह के मार्केट में जो मिलते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं खाने में, वो सब ऑयल से आपको 10% से के करीब जो है डेली कैलोरीज मिल जाएगी। फ्लैक्सीड तो थोड़ा फैंसी का नाम है, पर अलसी के बीज जो है लोगों को पता होता है और वो सस्ते भी मिलते हैं, फ्लैक्सीड के नाम से महंगे मिलते हैं। सो वी शुड यूज ऑल दीज, जो हमारी एंशिएंट टर्मिनोलॉजी है उसको हम यूज करेंगे तो वो चीजें इजीली अवेलेबल हैं और आराम से मिल जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं। 5 to 6 सर्विंग्स, 3 कप सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल पर डे खाने चाहिए। मैडम ने बहुत अच्छे से जो है वो पोर्शन साइज बनाया। आई विल इवन रिक्वेस्ट मैडम टू गेट दिस, आई वांटेड दिस दैट स्लाइड टू पेस्ट हेयर, कि वो बहुत मरीजों को समझाने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है। इवन आई हैव सीन दिस फर्स्ट टाइम कि आपको मुट्ठी भर के या पाम के हिसाब से किस तरह से आपको पोर्शन साइज खाना चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पेशेंट्स ऑल्सो। और इन बीमारियों में किस तरह से आपको खाना चाहिए, अगर किसी को डायबिटीज है तो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कम करना होगा। और इम्पोर्टेंट है कि वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो वेजिटेबल के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ज्यादा उपयोग करना होगा इन प्लेस ऑफ द ब्रेड और बेकरीज आइटम। So limit simple sugar such as candy, cake, cookies और आइसक्रीम्स। So that is the important। पर हमारे पास बहुत सारे छोटे बच्चे भी आते हैं टीबी के मरीज बन के, तो उनको हम कभी कभी जो है कुकीज और केक्स और ये आइसक्रीम को एडवाइस भी करते हैं कि कभी अगर वो बच्चा बिल्कुल ही कुछ नहीं खा रहा है तो घर में बना के, घर में कोई भी तरह की चीजों को आप उनको बनाकर दीजिए। अगर आप घर में आइसक्रीम जमा सकें तो वो जब उनको खांसी नहीं हो तो वो चीज वो ले सकते हैं। विटामिन ए बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए सभी तरह की डार्क ग्रीन लीफी, जितना भी ये पालक, मेथी, बथुआ, इन सब में मिलती है। येलो ऑरेंज जो ये आपके कैप्सिकम येलो ऑरेंज आती हैं, इनमें काफी अच्छा विटामिन ई होता है। जिसे हम, अगर मैंगो का सीजन है, मैंगो में बहुत अच्छा विटामिन ए होता है। और सो लीवर, जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो लीवर में और होल एग, उसमें भी अच्छा खासा विटामिन ए होता है। तो वो हम एक एग जरूर एडवाइस करते हैं जो लोग नॉनवेज खाते हैं कि आप 1 से 2 अंडा जरूर खाइए, तो वो पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी के सोर्स डॉक्टर दीपिका ने बहुत अच्छे से समझाए हैं कि जितनी भी वेजिटेबल अगर स्प्राउटेड करके हम उनको बताएंगे तो उसमें जो है उन्हीं दालों को, उन्हीं चीजों को, छिलके वाली दालों को, उसमें विटामिन बी का भी पोर्शन होता है। विटामिन सी सारे तरह के साइट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इन सब में, और इवन हरी मिर्च, दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ द विटामिन सी। विटामिन ई भी अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी, पीनट्स में और वेजिटेबल ऑयल्स में विटामिन ई का सोर्स होता है। और चाहे वो आप काजू, बादाम, इनमें भी विटामिन ई अच्छे से होता है। सेलेनियम, पूरा का पूरा होल ग्रेन्स, जितना भी ग्रेन होता है, और स्पेशली हम इन मरीजों में व्हीट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं बिकॉज प्राइमरी फूड इज व्हीट एंड राइस। सो जो देसी राइस होता है और होल व्हीट का जो आटा होता है, मतलब नॉट मैदा पर गेहूं का जो आटा होता है, वो आराम से यूज किया जा सकता है। सो सेम दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द डाइट। स्पेशली मालती, मैंने एक डाइट चार्ट भी टीबी के पेशेंट के लिए स्पेशली बनाया था, वो उसको पोस्ट कर देना अगर किसी को जरूरत है चैट पर। सो वो उस तरह से। और सबसे अच्छी जो चीज होती है डाइट में, स्पेशली जो हम इन पेशेंट को बताते हैं, इजीली कुक्ड, और वो खिचड़ी अगर आप बात करें आजकल देखेंगे तो, अगर कल आपने G20 का वो देखा होगा तो मोदी जी स्पेशली जो है वो मिलेट्स की खिचड़ी और मशरूम डाल के उसमें, वो बड़ा काफी चैनल्स पे दिखाया जा रहा था कि ये जो है वहाँ का मेन फूड जो सबने पसंद किया वो था। और मोदी जी हिमसेल्फ खुद वही खिचड़ी, मशरूम वाली खिचड़ी और वो मिलेट्स वाली खिचड़ी को खा रहे थे। तो खिचड़ी इज इजिली
कुकेबल कि उसको बहुत इजीली आप दाल चावल भिगा दीजिए, उसी में सारी सब्जी डाल दीजिए, सो दैट इज ए फुल मील फॉर दीज पेशेंट, बिकॉज वीमेन आती हैं ज्यादा बीमार होती हैं, नहीं बना सकती हैं, तो ये बहुत अच्छा मील है। चाहे वो आप दलिया के साथ बना लीजिए, दलिया और दाल की को मिक्स करके बना लीजिए खिचड़ी, उसमें सब्जियां डाल लीजिए, तो वो बहुत अच्छे से बन जाती है। सेम अदर क्रोनिक डिजीज, जैसे मैंने बात करी, क्रोनिक डिजीजेस का मतलब क्या है, पर ओनली थिंग ये सबको एक चीज बिल्कुल स्पेसिफिकली समझ लेनी चाहिए कि डिफरेंट क्रोनिक डिजीज डाइट पर्टिकुलरली डिफरेंट होती है। चाहे वो केसेस ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हों, जिनको किसी को किडनी की बीमारी हो, हार्ट डिजीज हो, और वो सबके लिए स्पेसिफिक डाइट होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे पेशेंट मेरे को आते हैं, मैडम हम तो ना किडनी के मरीज हैं पर 4 लीटर पानी पी लेते हैं, या हार्ट के मरीज हैं जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन सिर्फ 25% रह गया, हम 4 लीटर पानी पी लेते हैं। अगर वो 4 लीटर पानी पी लेंगे तो वो जाके सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, बिकॉज वो लोड, पानी का लोड, सिर्फ पानी का, कि हाइड्रेशन हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, हाइड्रेट पानी ज्यादा पियेंगे तो वो उनका लोड हार्ट और किडनी नहीं ले पाएंगी, और वो उनका जो है हार्ट पर जब लोड बढ़ जाता है तो वो फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है, एंड दैट कैन लीड टू द डेथ इवन। सो बहुत स्पेसिफिकली डॉक्टर्स को ये समझाना होता है, और स्पेशली मरीज को भी समझना चाहिए कि जस्ट नॉट कि हमने गूगल पर डाइट देख ली और हमने फेसबुक पर डाइट देख ली और हमने व्हाट्सएप पर डाइट देख ली कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो दैट इज द कॉमन थिंग, हम तो पानी ज्यादा पीते हैं। सो इवन ए सिंपल थिंग कैन लीड टू द लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो इसीलिए स्पेसिफिक चीजों के लिए स्पेसिफिक डाइट होनी चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ केयर अपने डॉक्टर से बात करें, अपनी डाइटिशियन से बात करें, और उसी तरह से आप जो है अगर कोई क्रोनिक डिजीज से ग्रसित हैं तो डाइट को उसी तरह से समझ कर लें। सेल्फ डाइट कैन हार्म। फूड्स टू अवॉइड, अगेन डॉक्टर दीपिका ने भी बहुत स्ट्रेस किया कि क्या क्या अवॉइड करना है, स्पेशली रिफाइंड कार्ब्स, मैदा, शुगर, ये सब चीजें, और इवन एटलीस्ट क्रोनिक डिजीज में जिनको डायबिटीज नहीं है, हम शुगर को अवॉइड नहीं करते, बिकॉज दैट इज गिविंग ए सडन एनर्जी, तो इसलिए हम उनको शुगर के लिए मना नहीं करते, परंतु जब उनका वेट ठीक होने लगता है तो वी प्रेफर देम कि आप गुड़ का ज्यादा प्रयोग करें या चीनी का कम प्रयोग करें, तो इस तरह से वो कर सकते। We don't, restrict them for the sugar, especially the poor patient. Deep fried food, junk food, ये सबको अवॉइड करना चाहिए, सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल, स्पेशली इंटायर ट्रीटमेंट में अल्कोहल और स्मोकिंग, उसको जरूर अवॉइड करना चाहिए, और एक्सेसिव कैफीन एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यही स्पेशली हम बोलते हैं कि ये कोका कोला और पेप्सी और ये जितने भी एरिएटेड ड्रिंक आते हैं, इनको जरूर अवॉइड करें, कि बिकॉज ये आपकी एब्जॉर्प्शन को, मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को पुअर करते हैं। पोस्ट सर्जरी में स्पेशली अगर सही मायनों में अगर वो कहें तो जो अगर ये सिजेरियन सेक्शन से बच्चे होते हैं, दैट इज ऑल्सो पोस्ट सर्जरी। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं पोस्ट सर्जरी में कि मान लीजिए हार्ट सर्जरी हुई है या कोई भी सर्जरी हुई है, किसी भी तरह की सर्जरी, डाइट पोस्ट सर्जरी का एक ही रूल है, रिकवरी फ्रॉम सर्जरी कैन बी चैलेंजिंग टाइम, बेसिकली बिकॉज इतना सारा, जब अगर किसी भी बॉडी को एक कट भी लगाया जाता है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ टॉक्सिन्स जो आ जाते हैं, और उस टिश्यू को रिपेयर होने में टाइम लगता है, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंस आती है हाई प्रोटीन डाइट की, कि प्रोटीन का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन इज द ओनली थिंग जो आपको टिश्यू रिपेयर में काम करता है, टिश्यू को बनाने में काम करता है। सो अगेन dietary recommendation depends on the type of the surgery. So again, one shoes will not fit for all. So individual health need, comorbidities, allergies, we need to keep everything in mind कि आपको किस तरह की डाइट प्लान देना है। तो अगेन इसके लिए प्रिंसिपल यही है कि अपने डाइटिशियन से या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर कंसल्ट करें, और स्पेशली जैसे कि जनरल डाइटरी अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहले अगर मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों को उसके साथ शेयर करती हूँ, मेरे हस्बैंड का बाईपास हुआ था। सो जो फर्स्ट थिंग व्हेन वी वर गेटिंग डिस्चार्ज, तो जो डॉक्टर ने उनको बताया था, उन्होंने कहा कि सर आपके लिए ना डाइट कुछ नहीं है। उनका मैं क्या खाऊं, फैट नहीं खा सकता। उन्होंने कहा आपने डाइट कुछ नहीं है, 1 महीने के लिए आपने सब कुछ खाना है, अच्छे से खाना है। आपने कहा, उससे कहा मैं घी नहीं जी, आपको घी भी खाना है, क्योंकि आपका जो इतना सब कुछ कटा है तो ये हील नहीं होगा जब तक आप ये सब चीज नहीं खाएंगे। 1 महीने के लिए, कि मुझे तो हार्ट अटैक हुआ था, वो हार्ट की सर्जरी हुई है, बोले कि जब तक आपकी सर्जरी, जब तक ये हीलिंग नहीं हो जाती 6 वीक के लिए नो रेस्ट्रिक्शन।
सो दैट डज नॉट मीन कि आप बाहर का फूड खाएं, बट रेस्ट्रिक्शन से मतलब था कि आप अगर घर में बिल्कुल पहले रूखी रोटी खा रहे थे तो आपने घी का इस्तेमाल भी करिए। ऐसा नहीं है कि घी इज वेरी गुड, एज इंपॉर्टेंस ऑफ घी इज डेफिनेटली a lot of things which is providing good fats, घी देता है। तो घी भी खाना है, अंडा भी खाना है, आपने प्रोटीन्स भी खाना है, आपने दालें भी खाना है, आपने जो है सभी तरह की जो न्यूट्रिशंस हैं कि आपको चावल भी खाना है, आपने दही भी खाना है। और स्पेशली जो मैं अगर टीबी के मरीजों की बात करूँ ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं कि नहीं जी जब से हमें खांसी हुई है तो हमने दही छोड़ दिया, हमने चावल छोड़ दिया, हमने केला छोड़ दिया। सो दैट इज ए समथिंग मिथ, बट वी रेस्पेक्ट द पेशेंट्स आइडियोलॉजी की उससे किसी चीज से। तो आई यूज टू टेल देम कि अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम होती है तो डोंट टेक दिस, बट अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सो हमारी भाषा में अगर आपका दही ठंडा नहीं है और घर में जमाया हुआ है तो दही को से कोई नुकसान नहीं होता है, राइट। और इवन अगर आप बनाना खाते हैं तो बनाना इज ए फुल कैलोरी, सस्ता और अच्छा फल है, जो कि अगर जो है जिन लोगों को बैल नरिशमेंट है उनके लिए बहुत अच्छा फल है। सो जो कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट यह है कि इससे बलगम बनता है, तो एज सच ऐसा कोई रोल नहीं है कि बनाना जो है आपको बलगम बनाता है। तो आप जो है थोड़ा बनाना भी खा सकते हैं और आप चावल भी खा सकते हैं। तो हमारी तरफ से खिचड़ी बनाकर आप चावल खाएं तो बहुत अच्छी चीज है, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो इसी तरह से पोस्ट सर्जरी में भी अगर आप बैलेंस में खा रहे हैं, वेल बैलेंस डाइट, वेराइटी ऑफ फूड है, तो वो सब में सब उसको खा सकते हैं। न्यूट्रिएंट रिच फूड होना चाहिए, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स, सबका पोर्शन साइज आपको ऑलरेडी मैडम ने इतने ब्यूटीफुली बताया है, तो वो उसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। एडिक्वेट कैलोरीज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन का जैसे मैंने बताया कि हाइड्रेशन अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग, स्पेशली इवन से किसी भी सर्जरी में, अगर हार्ट सर्जरी में भी लिमिट होती है, पोस्ट इवन एंजियोग्राफी भी। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब हार्ट का अगर जो है वो कहते हैं कि हमारा 30% 40% है तो हम उसमें लिमिट करते हैं, 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। पर अगर नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल है, नॉर्मल प्लान सर्जरी हुई है, तो देन डेफिनेटली हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल है कि आपका डिहाइड्रेटेड नहीं हो, और जितना भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो सब जो है जितना भी उसके टॉक्सिन्स हैं वो वॉश आउट हो जाए। तो उसी तरह से हाइड्रेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है पोस्ट सर्जरी। फाइबर, डॉक्टर दीपिका ने बहुत अच्छे से बताया, फाइबर तो सबसे अच्छी चीज होती है कि फाइबर मतलब सबसे सेफ और सबसे अच्छा वो है। इन पेशेंट्स में पोस्ट सर्जरी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर इज द बेस्ट थिंग। सो जो कि क्योंकि जितने भी दिन अगर जितने भी घंटे सर्जरी रहती है और उसके बाद जो एक्टिव होता है तो जो इंटेस्टाइन होती है उसका मूवमेंट जो है बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो जो है फाइबर एक अच्छे से वो सफाई का काम करता है आंतों की, तो वो फाइबर को बहुत अच्छे से लेना चाहिए। तो इसलिए सब्जियां, सैलेड, फ्रूट्स और दालें और जो है स्प्राउट्स वो डाइट में यूज करेंगे तो वो जो है फाइबर का काम करते हैं। विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स का डेफिनेटली रोल है कि उतने सारा विटामिन और उतना सब अगर नहीं मिलता है तो डेफिनेटली विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, और स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट वीमेन आल्सो, पोस्ट सर्जरी, पोस्ट सिजेरियन और एनी सर्जरी के बाद ये चीजों का लिमिट। और सर्जरी में डेफिनेटली हम जो कहते हैं कि ब्लड लॉस होता है तो आयरन सप्लीमेंट्स, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिमिट शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड, डेफिनेटली ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसका भी बहुत बड़ा रोल है पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स में कि आप किस तरह से, और ये सब को पता है कि कहाँ से मिलता है, स्पेशली चिया सीड, फ्लैक्स सीड, वॉलनट्स, इसमें काफी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और इसके विटामिन के कैप्सूल भी आते हैं। सो शुरू के पोस्ट सर्जरी फेज में वी एडवाइज देम दैट आल्सो फॉर गुड रिपेयर, क्योंकि उस वक्त पेशेंट बहुत ज्यादा नहीं खा पाता है पोस्ट सर्जरी सिचुएशन में। और स्मॉल फ्रिक्वेंट मील किसी भी क्रोनिक कंडीशन में और किसी भी पोस्ट सर्जरी, कॉन्सेप्ट यही है कि स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, एक साथ नहीं खाना चाहिए, एक साथ नहीं खाया जाता है। दे फील द फुलनेस ऑफ द स्टमक और कि हमारा ब्लोट हो गया है, तो छोटे छोटे मील और हर 2 घंटे में थोड़ा सा खाते रहें, तो वही जो है प्लान करना चाहिए। अवॉइड अल्कोहल एंड टोबैको। इंपॉर्टेंट मैसेज, जो एक लास्ट मैसेज विच आई वांट टू गिव, लिसन टू योर बॉडी। हम लोग पेशेंट को ब्लंटली डाइट चार्ट दे देते हैं, ये खाइए और ये नहीं खाइए, बट एज आई टोल्ड कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। हमेशा अपनी बॉडी को सुनिए। आपको कोई चीज, जो एक चीज दूसरे को फायदा करती है वो एक दूसरे व्यक्ति को नुकसान कर सकती है।
किसी एक व्यक्ति को जो चीज से नुकसान होता है वो दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकती है। तो हमेशा अपनी बॉडी को, कि आपको भूख लग रही है तो आपको खाना है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं हमें तो अभी 2 घंटे पहले खाया था। तो उस हिसाब से लिसन टू योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होता है, हर व्यक्ति की जो डिमांड्स हैं बॉडी की वो डिफरेंट होती है। तो अपनी बॉडी को जरूर सुने और उसी के हिसाब से अपने डाइट को प्लान करें। तो थैंक यू वेरी मच। विद दैट आई विल कंक्लूड एंड सो मैसेज इज वेरी क्लियर कि कोई भी बीमारी हो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। दवाइयों के साथ साथ डाइट अगर प्रॉपर नहीं है, सिर्फ दवाई काम नहीं करती है, उसके साथ जो है पोषण और खाना और अच्छा बैलेंस फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल का प्ले करता है। तो उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।